अनामिका सुबह 5 बजे उठकर चाय चढ़ाती है। हल्का कुर्ता पहने बालों को जूड़े में बांधती है और रसोई की खिड़की से बाहर देखती है, जहां हल्की सी धूप उसके गालों को छूती है। उसे इस घर में आए हुए 4 साल हो चुके हैं, लेकिन विवेक के साथ वो अपनापन कभी नहीं पनप पाया जो एक पति पत्नी के बीच होना चाहिए। विवेक हमेशा नेट, जिम और क्लाइंट्स में व्यस्त रहता है। उसकी बॉडी आकर्षक है, लेकिन रिश्ते में गर्मी नाम की कोई चीज नहीं। अनामिका के अंदर एक अधूरा एहसास रोज करवटें बदलता है, जो उसे कभी कभी आईने के सामने खड़ा करके ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि क्या वो सिर्फ घर के कामों के लिए बनी है? क्या उसकी कोमल इच्छाओं का कोई अपना स्थान नहीं है? तभी पीछे से राहुल की आवाज आती है, भाभी चाय मिलेगी? और अनामिका चौंक जाती है। राहुल मुस्कुराता है और बालों में उंगली फिराकर कुर्सी पर बैठ जाता है। पिछले 6 महीने से राहुल एमबीए खत्म करके घर पर ही है और अनामिका को उसकी मौजूदगी अब अजीब सी महसूस होने लगी है। वो बहुत ध्यान से देखता है, बातें करता है और जब भी सामने होता है, अनामिका को अपने गाल गर्म महसूस होने लगते हैं। आपकी चाय सबसे अच्छी होती है भाभी, बिल्कुल सुकून वाली। राहुल की आंखों में कोई मासूमियत नहीं होती, बल्कि कुछ और गहराई होती है जो अनामिका के दिल के बंद दरवाजों पर हल्की दस्तक देती है। आज वो हल्के गुलाबी सूती सूट में थी। बाल कुछ उलझे हुए से थे, लेकिन आंखों में हल्की सी नमी और होठों पर एक अधूरी मुस्कान थी। राहुल ने कप पकड़ते हुए अनामिका की उंगलियां छू ली। वो झट से पीछे हटी, लेकिन उसका चेहरा लाल हो गया। पूरा दिन कामों में बीतता है, लेकिन राहुल की वो नजरें उसके जहन से नहीं जाती। रात को विवेक आया तो अनामिका ने धीरे से पूछा, थके हो? वो मोबाइल में देखता रहा और बोला, हाँ बहुत मीटिंग्स थी, और मुड़कर सो गया। अनामिका की आंखें छत को देखती रहीं। अंदर कुछ तड़पता रहा। अगली सुबह राहुल ने कहा, भाभी अगर आपको बुरा न लगे तो कभी कभी मेरे साथ छत पर योगा कर लिया करो, अच्छा लगता है। अनामिका ने अनायास ही हाँ कह दिया। तीसरी मंजिल की वो खुली छत और सुबह की ताजा हवा जैसे दोनों को और करीब ला रही थी। अनामिका का दुपट्टा उल्टा तो राहुल एकटक देखता। कभी कभी वो अनामिका की मुद्रा ठीक कर देता। उसका हाथ कमर के पास जाकर रुकता और अनामिका की सांसें रुकने लगती। एक दिन योग करते हुए उसका हाथ अनामिका की पीठ पर रुका और उसकी उंगलियां थोड़ी देर तक वहीं रहीं। अनामिका का चेहरा झुक गया और उसके गाल पर पसीना नहीं, कोई और गर्मी की बूंद थी। अगले दिन जब अनामिका ने राहुल के लिए आम की लस्सी बनाई तो उसने धीरे से कहा, आप जब मुस्कुराती हो तो लगता है जैसे घर में कोई इत्र फैल गया हो। अनामिका मुस्कुराई, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। वो जानती थी ये सब सही नहीं है, लेकिन दिल की परिभाषा सही गलत से ऊपर होती है। एक रात जब विवेक की तबीयत खराब थी और वो अपनी दवा लेकर सो गया तो अनामिका बालकनी में आई। राहुल भी वहीं खड़ा था। चांदनी दोनों के चेहरों पर उतर रही थी। राहुल ने धीरे से कहा, आप अकेली हो इस घर में भाभी? अनामिका की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहली बार अनामिका ने भी हाथ नहीं खींचा। उस रात दोनों ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ खामोशी ने बहुत कुछ कह दिया। धीरे धीरे राहुल अब सुबह चाय के साथ अनामिका की पसंद का बिस्किट भी ले आता। एक दिन वो बोला, भाभी आज आपकी पसंद की किताब लाइब्रेरी से लाया हूँ, और अनामिका के हाथों में गुलाबी रंग की एक रोमांटिक किताब रख दी, जिसमें पहले पन्ने पर लिखा था, कभी कभी जो रिश्ता समाज को समझ नहीं आता वो रूह को सबसे ज्यादा सुकून देता है। उस दिन अनामिका ने राहुल की ओर देखा और पहली बार आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू शिकायत के नहीं, सुकून के थे। रात को विवेक काम से बाहर गया था और अनामिका ने पहली बार बाल खुले छोड़े थे। राहुल जब रसोई में आया तो ठिठक गया, आप आज कुछ अलग लग रही हैं भाभी, बहुत अलग। अनामिका ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। हल्का दुपट्टा उसके कंधे से सरक रहा था, लेकिन उसने नहीं ठीक किया, जैसे किसी अनकहे को आमंत्रण दे रही हो। दोनों पास आ गए, नजदीकियों की लकीर मिटने लगी। राहुल ने धीरे से उसके गाल पर उंगलियां फेरी और अनामिका ने आंखें बंद कर ली। उन पलों में कोई शोर नहीं था, बस दिलों की धड़कनें थी जो एक साथ बज रही थी। तभी रसोई के बाहर सास की आवाज आई, अनामिका खाना बना? और दोनों चौंक गए। अनामिका ने जल्दी से मुंह फेर लिया और राहुल चुपचाप बाहर निकल गया। लेकिन उस स्पर्श ने जो चिंगारी जलाई थी वो बुझने वाली नहीं थी। अब हर दिन एक खामोश जुड़ाव था, नजरों का टकराना, अनामिका की हथेलियों में हल्की गर्मी और राहुल की सांसों में बढ़ती बेचैनी। एक दिन अनामिका अकेली बरामदे में बैठी थी। बारिश हो रही थी। उसका भीगता बदन और सूती साड़ी पूरी तरह चिपक गई थी शरीर से। राहुल उसे देखता रह गया। वो पल उसके लिए किसी इबादत से कम नहीं था। उसने धीरे से उसके पास जाकर कहा, आप जैसे हैं वैसे ही सबसे सुंदर हैं। और अनामिका ने सिर्फ उसकी ओर देखा, कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में पूरा आसमान था।
उस दिन राहुल ने उसकी हथेली चूम ली और अनामिका ने उसे नहीं रोका। उस एहसास में कोई डर नहीं था, बस एक सच्चा स्पर्श था। धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ती रहीं। हर दिन एक नया बहाना था, किताब देना, चाय पीना, सब्जी काटने में मदद करना, और हर बहाने में वो स्पर्श छुपा होता जो अनामिका की सांसें तेज कर देता। एक दिन जब दोनों अकेले थे और बाहर तेज बारिश हो रही थी, अनामिका ने राहुल से पूछा, तुम सच में क्या सोचते हो मेरे बारे में? राहुल ने उसकी ठुड्डी उठाई और कहा, आप मेरी सबसे प्यारी चाहत हो, जो हर दिन आंखों में उतरती है लेकिन होठों तक नहीं आ पाती। अनामिका की आंखें भर आईं। वो आगे कुछ कहती, उससे पहले राहुल ने उसका चेहरा चूम लिया, हल्के से, बहुत सम्मान से, जैसे किसी मंदिर की मूर्ति को छूते हैं। अनामिका ने उस चुंबन को अपनी पलकों में समेट लिया। उस दिन दोनों के बीच की आखिरी दीवार भी गिर गई और अब सिर्फ दो धड़कते दिल थे जो अपने रिश्ते को समझ चुके थे। दुनिया क्या सोचेगी, ये सोचते सोचते जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन वो रात दोनों ने एक दूसरे के करीब आकर सिर्फ इतना जाना कि कभी कभी अधूरे रिश्तों में जो चाहत होती है वो सबसे सच्ची होती है। उस रात के बाद जब राहुल ने अनामिका के माथे को चूमा था, दोनों की नजरों में एक अनकहा वादा था जो शब्दों से नहीं सिर्फ एहसास से बना था। अनामिका की सांसें उस रात कुछ ज्यादा भारी थीं, लेकिन पहली बार अंदर से खाली नहीं थी। उसकी हथेलियों में राहुल की छुअन की गर्मी अब भी ठहरी हुई थी और उसके बालों में हवा के साथ साथ वो शब्द गूंज रहे थे, आप मेरी सबसे प्यारी चाहत हो। अगले दिन सुबह रसोई में काम करते हुए भी अनामिका बार बार उस पल को याद कर रही थी जब उसके चेहरे को किसी ने इतनी कोमलता से छुआ था कि आत्मा तक सिहर उठी थी। वो जानती थी ये सब उस रिश्ते के दायरे से बाहर है जिसमें वो विवेक की पत्नी है। लेकिन एक पत्नी अगर बरसों तक सिर्फ एक जिम्मेदारी बन जाए और उसका मन तरसता रहे, तो क्या उसका दिल किसी को देखने का हकदार नहीं होता? राहुल अब पहले से ज्यादा ध्यान देता, हर बात को समझता, साड़ी के रंग से लेकर उसके हाथों में लगी मेहंदी के हल्के निशान तक। एक दिन जब अनामिका को हल्का बुखार था और वो बिस्तर पर लेटी थी, तो राहुल उसके कमरे के बाहर खड़ा रहा। सास ने टोका तो बोला, बस यूं ही देख रहा था कि भाभी ठीक तो हैं। सास ने घूरा, लेकिन राहुल ने नजर नहीं झुकाई। रात को जब सब सो गए तो अनामिका की आंख खुली और दरवाजे के पास एक हल्की सी दस्तक हुई। राहुल चुपचाप एक कटोरी खिचड़ी लेकर आया और धीमे से बोला, आपने कुछ खाया नहीं? थोड़ा सा खा लीजिए भाभी। वो उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दी और खुद बिस्तर पर बैठ गई। राहुल ने चम्मच से एक एक निवाला उसे दिया और अनामिका की आंखों में आंसू भर आए। इतने सालों में किसी ने इतने प्यार से कभी उसे खाना नहीं खिलाया था। एक और निवाला देते हुए राहुल ने उसके होठों के पास हल्का चावल का दाना हटाया और उसकी उंगलियां अनामिका की गर्म सांसों से छू गईं। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, बिना कुछ कहे, बिना कोई सीमा लांघे। उस रात पहली बार अनामिका ने राहुल का नाम लिया, राहुल। और राहुल कुछ नहीं बोला, बस धीरे से उसकी उंगलियां थाम लीं। अब हर दिन उनकी नजदीकियां गहराती रहीं। कभी रसोई में खड़े खड़े हल्दी लगे हाथों को पकड़ना, कभी आंगन में कपड़े सुखाते वक्त दुपट्टा उड़कर राहुल की ओर चला जाना, कभी लाइट चली जाने पर मोमबत्ती की रोशनी में दोनों का चेहरा एक दूसरे के और पास आ जाना। जैसे हर परिस्थिति, हर क्षण, हर हवा की सरसराहट उन्हें और करीब लाने के लिए बनी हो। विवेक अब भी वैसा ही था, अपने काम में व्यस्त, बिना देखे भी सब कह देने वाला। लेकिन अनामिका अब हर रात अकेले नहीं सोती थी। उसकी रूह अब किसी और की उंगलियों का इंतजार करती थी। एक दिन राहुल ने कहा, भाभी, आपको देखकर मन करता है कि वक्त यहीं रुक जाए, सिर्फ आपके पास बैठा रहूं, बस देखता रहूं। और अनामिका ने धीमे से जवाब दिया, तुम देखते हो तो लगता है जैसे कोई मुझे पहली बार समझ रहा है। एक शाम जब बिजली चली गई और घर में सब ऊँघ रहे थे, राहुल ने अनामिका को छत पर बुलाया। आसमान में हल्के बादल थे और हवा में नमी। उसने अनामिका के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, आपके बालों में शाम उतरती है। अनामिका की आंखें भीग गईं। वो कुछ पल उसके सीने पर सिर रखकर खड़ी रही, उसके धड़कते सीने की आवाज जैसे उसके अंदर उतर रही थी। राहुल ने अपनी बाहों में उसे भर लिया, बिना जल्दबाजी, बिना कोई सीमा पार किए, बस एक सुकून भरी पकड़ जिसमें कोई औरत खुद को सुरक्षित और चाहा हुआ महसूस करती है। उस रात बारिश हुई और अनामिका खिड़की पर खड़ी थी। राहुल ने पीछे से आकर उसकी कमर को छुआ, धीरे धीरे, बेहद कोमलता से। अनामिका कांप गई, लेकिन पीछे नहीं हटी। उसने अपनी पीठ उसकी छाती से सटा दी। अब वो शब्द नहीं बोलते थे, अब उनकी चुप्पियां ही सब कुछ कह देती थी। एक बार अनामिका ने कहा, राहुल, क्या ये सब ठीक है? राहुल ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता सही गलत, बस इतना जानता हूँ कि जब आप पास होती हैं
तो लगता है मैं पूरा हूँ। और अनामिका ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। एक दिन सास शहर से बाहर गई थी और विवेक काम के सिलसिले में 3 दिन के लिए दिल्ली गया। घर में बस राहुल और अनामिका थे। दोपहर की धूप में खामोशी थी, पर्दे हिल रहे थे और हवा में चंपा के फूलों की खुशबू फैली थी। अनामिका ने हल्की क्रीम रंग की साड़ी पहनी थी। कमर पर साड़ी थोड़ी ढीली थी और उसकी आंखों में वो मोहब्बत थी जो कहे बिना सब कुछ कहती है। राहुल उसे देखता रहा, जैसे कोई मंदिर में खड़ा होकर अपनी प्रार्थना को देखता है। वो पास आया, उसका हाथ थामा। अनामिका ने धीरे से उसकी उंगलियां चूम ली और वो क्षण, उस दोपहर की नमी, उस साड़ी का स्पर्श, वो सांसें, सब कुछ ठहर गया। राहुल ने उसके गाल को चूमा, फिर उसकी पलकों को और अंत में उसके होठों को बेहद धीरे, जैसे कोई ख्वाब टूट न जाए। वो दिन उनकी आत्माओं का मिलन था, देह से ज्यादा रूह का। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भूख नहीं, सिर्फ महसूस करना, सिर्फ जीना। उस शाम जब विवेक ने फोन किया और पूछा कुछ चाहिए, तो अनामिका ने कहा नहीं, सब कुछ है। और राहुल उसकी गोद में सिर रखकर उसकी हथेलियों में सांसें ले रहा था। अब अनामिका मुस्कुराती थी, अब वो जी रही थी। और हर बार जब वो राहुल की आंखों में देखती थी, उसे लगता था जैसे कोई उसकी अधूरी कविताओं को छू रहा हो, धीरे धीरे, सम्मान से, प्यार से। राहुल अब हर सुबह अनामिका की चाय पीकर मुस्कुराता था और अनामिका हर कप में स्नेह घोलती थी। वो दोनों अब शब्दों से नहीं, आंखों से बातें करते थे। कभी रसोई के तले में गिरे आटे को उठाते हुए जब दोनों के हाथ टकराते, तो अनामिका झेंप जाती और राहुल हल्की मुस्कान से उसके चेहरे की ओर देखता रहता, जैसे वही उसका दिन शुरू करने का तरीका बन गया हो। एक सुबह जब सास वापस आ गई और घर का वातावरण दोबारा अनुशासनपूर्ण हो गया, तो अनामिका और राहुल के लिए समय चुराना कठिन हो गया। लेकिन जैसे सच्चा प्रेम छिपा तो जा सकता है, पर दबाया नहीं जा सकता, ठीक वैसे ही उनके बीच के पलों की नजदीकियां हर चुप्पी में उभर आती। एक दिन जब सब सो गए और अनामिका अकेली बरामदे में बैठी थी, तो राहुल धीरे से आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और पास बैठ गया। अनामिका ने कहा, अगर कोई देख ले। राहुल ने हल्के से कहा, तो क्या क्या कोई हमारे बीच की खामोशी पढ़ सकता है? फिर उसने उसके गालों को छुआ और अनामिका ने आंखें बंद कर ली। उस छुअन में गर्मी थी, जादू था और सुरक्षा का एहसास भी। उस रात राहुल ने पहली बार अपने मन की बात कही, भाभी, आपसे मोहब्बत हो गई है, वो भी पूरी रूह वाली, जिसमें सिर्फ आपका नाम, आपकी सांसें, आपकी खुशबू बसी है। अनामिका की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, तुम मुझे उस रंग में देख पाते हो जिसमें मैं खुद को कब से खो चुकी थी। राहुल ने उसके माथे पर अपना होंठ रखा और अनामिका की आत्मा तक सिहर गई। उस रात दोनों ने एक दूसरे की हथेलियों में अपनी इच्छाओं को समेटा, नंगे पांव बरामदे के ठंडे फर्श पर बैठे, एक दूसरे को सिर्फ महसूस किया। अब वो हर उस समय को चुरा लेते जब कोई नजर ना हो, कभी बाथरूम के पास, कभी छत की सीढ़ियों पर, कभी अंधेरे स्टोर रूम में। जब अनामिका सब्जी रखने जाती, तो राहुल चुपचाप पीछे से आ जाता, उसके बालों को पीछे करता, गर्दन पर अपने होंठ टिकाता और अनामिका की सांसें थम जाती। एक बार उसने अनामिका को अलमारी के पास खड़ा करके उसकी पीठ से अपनी छाती चिपका दी। उसकी साड़ी सरकने लगी और राहुल ने उसकी कमर पर अपनी उंगलियों से लकीरें खींची। अनामिका ने अपने होंठ काट लिए ताकि कोई आवाज न निकल जाए। उस स्पर्श में कोई अशिष्टता नहीं थी, वो स्पर्श मोहब्बत से भरा था। उस दिन अनामिका के कान में राहुल ने धीरे से कहा, तुम मेरी जरूरत बन चुकी हो, मेरी आदत नहीं। और वो कांप गई। शाम को जब अनामिका ने अपनी चूड़ियों को संभालते हुए एक लाल रंग की साड़ी पहनी, तो राहुल का दिल धड़क उठा। वो बोला, तुम इस रंग में नहीं, ये रंग तुम में है। और उसने धीरे से उसकी पीठ को चूमा। उस रात अनामिका ने खुद उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में खींच लिया। विवेक बाहर गया हुआ था। कमरे की हल्की रोशनी में दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में कोई अपराध बोध नहीं था, सिर्फ मोहब्बत थी, चाहत थी, तड़प थी और वो सब कुछ जो एक अधूरे रिश्ते को पूरा कर सकता था। राहुल ने उसकी साड़ी की पल्लू को हल्के से खींचा। अनामिका ने कोई विरोध नहीं किया। उसने अपनी आंखें मूंद ली और उसकी सांसें तेज हो गईं। राहुल ने उसके कंधों पर हाथ रखा, फिर उसके गले की बाईं ओर अपने होंठ टिकाए। अनामिका की पीठ पीछे गई और उसकी उंगलियां राहुल की कमीज के कॉलर से खेलने लगी। उस रात कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ श्वासें थीं, धड़कनों की आवाजें थीं और उन दो दिलों की सिसकती तड़प जो एक दूसरे में समा जाना चाहती थी। धीरे धीरे राहुल ने उसके माथे को चूमा, उसकी आंखों को, उसकी नाक की नोक को और फिर उसके होंठों को इतने सम्मान से छुआ जैसे कोई पहला प्रेम गीत हो जो किसी ने किसी के लिए गाया हो।
अनामिका अब कांपती हुई उसके सीने में सिमट गई। उसने कहा, मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर सांस। वो रात उनकी आत्माओं का मिलन थी, जिसमें शरीर नहीं बोले, सिर्फ आत्मा ने स्वीकृति दी कि अब ये रिश्ता सिर्फ प्यास नहीं, पूर्णता है। सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में आईं, तो राहुल और अनामिका एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे। चेहरे पर मुस्कान, होठों पर सुकून और आंखों में एक नई सुबह। दोनों ने अपने रिश्ते को नाम नहीं दिया, लेकिन वो नाम से ऊपर था। अब जब अनामिका खाना बनाती तो राहुल उसके पास आता, हल्के से उसकी कमर थामता और कान में कहता, आज मसाले में तेरे हाथ की खुशबू ज्यादा है। अनामिका हंसती और धीरे से उसके हाथ को परे करती, लेकिन वो नजदीकियां अब स्थायी हो चुकी थी। एक बार जब विवेक 3 दिन के लिए किसी फिटनेस सेमिनार में गया, तो राहुल ने अनामिका को एक चिट्ठी दी। तू मेरी जिंदगी की वो चुप दुआ है जिसे मैंने मांगा नहीं था, लेकिन मिल गई। अनामिका ने उस चिट्ठी को सीने से लगा लिया और उस रात उसने पहली बार अपने बाल खुले छोड़ दिए, लिपस्टिक लगाई और आईने में खुद को देखा। पहली बार उसे खुद से प्रेम हुआ था। राहुल उसके पास आया और बोला, आज तुम पूरी लग रही हो। और अनामिका ने कहा, क्योंकि तुमने अधूरा नहीं चाहा मुझे। वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें कह रही थीं, अब जो बंधन बना है वो किसी रीति, समाज या शब्द का मोहताज नहीं। राहुल और अनामिका का रिश्ता अब सिर्फ चुपचाप पलकों में नहीं, हर सुबह की धूप, हर दोपहर की हवा, हर शाम की खामोशी में जीने लगा था। विवेक अब भी वही था, व्यस्त, अपने काम में लीन और अनामिका की जरूरतों से बेखबर। एक दिन जब रसोई में सास ने कहा, बहू, अब तो तुम्हारी शादी को सालों हो गए हैं, बच्चा कब करोगी? अनामिका का चेहरा पीला पड़ गया। वो जानती थी कि विवेक से उसके बीच सिर्फ औपचारिकता बची थी और वो कोई ऐसी मां नहीं बनना चाहती थी जो सिर्फ मजबूरी में बच्चे को जन्म दे। उस रात राहुल ने कहा, अगर तुम चाहो तो हम इस रिश्ते को कहीं और ले चल सकते हैं, जहाँ कोई नजरें ना हो, कोई सवाल ना हो। अनामिका की आंखें नम थीं। उसने राहुल के कंधे पर सिर रखकर कहा, मैं भागना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ, यहाँ भी, अपने सच के साथ। राहुल ने उसकी आंखों की ओर देखा और कहा, तुम जैसी हो मुझे वैसे ही मंजूर हो। धीरे धीरे उनका रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि वो बिना कहे ही एक दूसरे की सांसों की लय समझ जाते थे। अनामिका अब पहले जैसी अनामिका नहीं रही थी। अब वो खुद को समझ चुकी थी, अपनी भावनाओं को स्वीकार कर चुकी थी। एक दिन जब विवेक अचानक घर लौटा और राहुल के कमरे में अनामिका की चुन्नी देख ली, तो कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ अनामिका को एक नजर देखा और कहा, अब समझ गया हूँ कि मेरे पास सब था, सिवाय तुम्हारे। और उस दिन पहली बार विवेक ने हाथ जोड़कर कहा, अगर चाहो तो इस रिश्ते से आजाद हो सकती हो। अनामिका के लिए ये शब्द बहुत भारी थे। उसने चुपचाप तलाक के कागज पर हस्ताक्षर किए। कोई लड़ाई नहीं, कोई आरोप नहीं, बस एक थकी हुई मोहब्बत का शांत अंत। कुछ हफ्तों बाद राहुल और अनामिका ने किसी मंदिर में 2 फूल भगवान के सामने रखे। कोई तामझाम नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस 2 सच्चे दिल और एक मौन वादा। शादी के बाद उन्होंने कहीं दूर एक छोटे शहर में घर लिया, जहां अनामिका ने छोटा सा क्लास शुरू किया। घरेलू महिलाओं को खाना बनाना, हस्तकला और आत्मविश्वास सिखाना। राहुल एक ऑनलाइन कंसल्टिंग फर्म में काम करने लगा। उनकी जिंदगी सरल थी, लेकिन हर सुबह अनामिका राहुल को चाय देती तो उसके होठों पर वही मुस्कान होती जो पहली बार राहुल ने बरामदे में देखी थी। अब उनका रिश्ता छुपा नहीं था। अब वो रिश्ता समाज की आंखों से भी उतना ही पवित्र था जितना आत्मा से। उन्होंने एक बेटी को गोद लिया, उसका नाम रखा चाहत। और हर रात जब चाहत सो जाती तो अनामिका और राहुल बरामदे में बैठते, पुराने दिनों की बातें करते। और अनामिका अक्सर कहती, अगर वो बरामदा, वो खामोश रात और तुम्हारा वो पहला छूना ना होता, तो मैं आज भी खुद से अनजान रहती। राहुल उसका हाथ पकड़ता और कहता, तुम मेरे जीवन की वो धड़कन हो जो हर सर्द रात में गर्माहट लाती है। और तब एक बार फिर चुपचाप बहती चाहते, उनकी पलकों से उनके दिल तक उतर आती, जैसे किसी सच्चे रिश्ते की अंतिम